हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है एक इंग्लिश लेसन। इसे लिया है क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड की बुक कुमार भारती से और यूनिट 4 का 4.5 है लेसन। ये लेसन का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी बुक रिव्यू। यह लेसन एक बुक का रिव्यू है। एक्चुअली रिव्यू आपको पता है, आजकल सभी लोग हर चीज़ का रिव्यू देखते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाना हो तो उसका रिव्यूज़ देखते हैं, मूवी की रिव्यू देखते हैं, खाने का रिव्यू देखते हैं। वैसे ये एक बुक का रिव्यू है। इसमें ये बताया गया है कि ये बुक कैसी है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसकी राइटिंग स्टाइल के बारे में, यानी उसकी समीक्षा की गई है या विश्लेषण किया गया है। इस बुक को लिखा है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने। वो एक फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और जर्नलिस्ट भी थे। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ फेमस नॉवेल्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे। 2 आर गिवन टू यू। 2 बुक का नाम दिया है और बाकी के 5 हमें लिखने हैं। 2 बुक्स जिनके नाम दिए गए हैं वो हैं अ फेयरवेल टू आर्म्स, सेकेंड फॉर हुम द बेल टोल्स। थर्ड से हमें लिखना है वो है द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, विनर टेक नथिंग, टू हैव एंड हैव नॉट, अ मूवेबल फीस्ट, द डेंजरस समर। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड क्यूबन फिशरमैन हैज़ रन ऑफ टेरिबल बैड लक एंड इज अनेबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 days। एक बूढ़ा लेकिन एक्सपीरियंस्ड क्यूबा में रहने वाला, क्यूबन मतलब क्यूबा में रहने वाला एक फिशरमैन है, मछुआरा है। उसके दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं। रन ऑफ टेरिबल बैड लक मतलब उसके बुरे दिन चल रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो वो 84 days तक कोई फ़िश पकड़ नहीं पाता है। हिज यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस मैनुलिन हैज़ बीन फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स टू स्टार्ट वर्किंग विथ अनदर फिशरमैन। बूढ़े फिशरमैन के पास एक नौजवान काम करता है अप्रेंटिस बन के। अप्रेंटिस क्या होता है? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अनदर इन ऑर्डर टू लर्न अ ट्रेड। यानी अप्रेंटिस एक ट्रेनी है, मतलब ट्रेनिंग ले रहा है फिशिंग की कम पैसों। यंग मैनुलिन बूढ़े फिशरमैन का डिवोटेड है या उसकी तरफ निष्ठावान है, उसकी वफ़ादार वफादार है। बूढ़े फिशरमैन की किस्मत ख़राब चल रही है, इसलिए मैनुलिन के माता पिता उसे जबरन काम छुड़वा के दूसरे फिशरमैन के पास काम करने के लिए फोर्स करते हैं। द ओल्ड मैन रिजॉल्व्स टू सेल आउट फादर देन ऑल अदर फिशरमैन एंड अटेम्प्ट टू कैच द रियली बिग फिश। तो बूढ़ा मछुआरा रिजॉल्व करता है या संकल्प करता है, इरादा करता है। टू सेल आउट फादर मतलब वो समुद्र में दूर तक जाएगा, फादर मतलब दूर तक। देन ऑल अदर फिशरमैन दूसरे सभी मछुआरों से काफ़ी दूर आगे जाएगा। एन अटेम्प्ट टू कैच द रियली बिग फिश और वो कोशिश करेगा एक बहुत बड़ी मछली पकड़ने की। ऑन द 85th day he succeeds in hooking a marlin with his bait। 85th day पे वह एक बड़ी मछली को पकड़ने में कामयाब हो जाता है अपनी बेट से। बेट क्या होता है? फिशिंग रॉड पे आगे मछली के लिए चारा डालते हैं, कुछ खाने के लिए, ताकि उससे अट्रैक्ट होके फ़िश उसमें पकड़ जाए। तो वो बेट की सहायता से एक बड़ी मछली मार्लिन है उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन क्या होता है? बट द मार्लिन इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम एंड स्टार्ट्स पुलिंग द बोट। लेकिन मार्लिन बहुत बड़ी मछली है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह उसकी बोट को खींचने लगती है। यहाँ मार्लिन का डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। अ लार्ज सॉल्ट वाटर फिश विथ एन इलोंगेटेड बॉडी एंड अ स्पीयर लाइक स्नाउट। ये जो स्टोरी है द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ स्टोरी ऑफ ओल्ड मैन स्ट्रगल विथ मार्लिन एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क्स। तो ये स्टोरी ओल्ड मैन और मार्लिन बड़ी फ़िश के स्ट्रगल की कहानी है और वो पकड़ने में कामयाब हो जाता है। तब शार्क उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो उसके साथ भी कैसे उसकी स्ट्रगल होती है, ये उसकी कहानी है। सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक और ऐतिहासिक उसका संदर्भ।
इस स्टोरी का सामाजिक या ऐतिहासिक संबंध क्या है? हेमिंगवे's नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड इट ड्रॉज हेवीली ऑन हिज ओन लाइफ। हेमिंगवे का ये नॉवल सत्य घटना पे आधारित है, मतलब वो सचमुच में हुआ था और बहुत कुछ उनकी लाइफ से भी लिया गया है। ड्रॉज हेवीली ऑन हिज लाइफ मतलब बहुत कुछ अंश स्टोरी के उनके जीवन पे आधारित है। ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन क्यूबन वाटर्स, मतलब उन्हें एक्सपीरियंस था क्यूबन वाटर्स में फ़िशिंग करने का। एंड लाइक द ओल्ड मैन ही वॉज ऑल्सो अ फैन ऑफ बेसबॉल। बेसबॉल एक गेम है जो उस बूढ़े फिशरमैन को पसंद थी और राइटर हेमिंगवे को भी पसंद थी, वो भी उस गेम के फ़ैन थे। ही वर्कड फॉर द रेड क्रॉस ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हेमिंगवे रेड क्रॉस के लिए काम करते थे एंड वॉज इंजर्ड बाय श्रैपनल व्हेन ही वॉज इन इटली। वो श्रैपनल से ज़ख्मी हो गए थे जब वो इटली में थे। श्रैपनल क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ मेटल दैट फ्लाई ड्यूरिंग एन एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब वेपन टू हर्ट द पीपल। जब बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो उसमें से छोटे छोटे पीसेस मेटल के उड़ते हैं और जो लोगों को ज़ख्मी करते हैं तो उसे श्रैपनल बोलते हैं और उस श्रैपनल से हेमिंगवे ज़ख्मी हुए थे। हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ and how determination and endurance can help one to win in this struggle. हेमिंगवे हमेशा डेथ और डिफीट के सामने स्ट्रगल करने की बात करते हैं, यानी कि हार और मौत के सामने हमें लड़ाई करनी चाहिए, जूझना चाहिए उनसे। और इन्हें जीतने में कौन मदद करेगा? डिटर्मिनेशन और एंड्योरेंस, यानी कि पक्का इरादा और सहन शक्ति इन पर जीत हासिल करने में हमारी मदद करेगी। द ओल्ड मैन इज़ एट द एंड ऑफ नॉवल वेरी नियर डेथ। स्टोरी के एंड में बूढ़ा फिशरमैन अपनी मौत के बहुत करीब आ गया है। बट वी नो द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस विल लिव ऑन इन मेमोरीज ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज। लेकिन हमें ये पता है कि उसने जो सफ़र किया, उसने जो मुश्किलों का सामना किया, उसकी कहानी उसके गांव के लोगों के हमेशा जहन में रहेगी, उनके दिमाग में ये बातें हमेशा याद रहेंगी। अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम्स वन ऑफ ट्रायम्फ, मतलब उसकी कहानी है ना, आखिरकार एक जीत की कहानी साबित होती है। बिकॉज द टेल्स ऑफ हिज लाइफ विल लिव ऑन इवन आफ्टर हिज डेथ। तो उसके जीवन की कहानी उसके मौत के बाद भी हमेशा लोगों को याद रहेगी। The novel was published in 1952 when people were trying to recover from the mass destruction wrought by two world wars, and this tale of endurance and ultimate triumph immediately struck a chord with the readers. यह नॉवल 1952 में पब्लिश किया गया था और ये वो दौर था जब लोग दो वर्ल्ड वॉर से परेशान, उसकी बर्बादी से परेशान होकर रिकवर कर रहे थे, उससे अपने आप को संवार रहे थे। तब उस वक्त इस कहानी ने उनके दिल को छू लिया। क्यों छू लिया? क्योंकि उसमें एक इंसान की सहन शक्ति की वजह से, उसके हिम्मत और हौसले की वजह से वह एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल करता है। यहाँ स्ट्रक अ कॉर्ड विथ रीडर्स मतलब लोग उससे कनेक्ट कर पाए और उनके मन को ये कहानी, एक इंसान के जीत की कहानी उनके मन को छू गई। राइटिंग स्टाइल मतलब उनके लिखने का अंदाज़। हेमिंगवेज लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड पिथी, बहुत ही सिंपल भाषा में, सादी भाषा में लिखते हैं। और पिथी का मतलब है ब्रीफ, फुल ऑफ विगर, मतलब थोड़े में और बहुत ही एनर्जी के साथ, जोश के साथ, विगर के साथ मतलब एनर्जी के साथ। ही मोस्टली राइट्स इन शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस, छोटे और सीधे सटीक भाषा में लिखते हैं। एंड प्रैक्टिसेस एक्सट्रीम इकोनॉमी इन हिज यूज़ ऑफ वर्ड्स, तो वो वर्ड्स को बहुत ही चूज़ करके लिखते हैं। दिस सिंप्लिसिटी इज़ डिसेप्टिव, मतलब ये जो सिंप्लिसिटी है, देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई है, लेकिन ये धोखादायक है। डिसेप्टिव है मतलब एक धोखा देने वाली सिंप्लिसिटी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि a reader can read his work again and again and find new layers of meaning every time.
क्योंकि एक रीडर इनकी कहानी एक बार पढ़ेगा तो उसे बहुत ही सिंपल लगेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम पढ़ेगा उसकी कुछ अलग मीनिंग, उसे नई मीनिंग समझ में आएगी। इसलिए वो जितनी बार पढ़ेगा उसे हर वक्त एक नई मीनिंग उस स्टोरी में समझ में आएगी। तो उनके राइटिंग की सिंप्लिसिटी डिसेप्टिव है। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने अपने थॉट्स व्यक्त किए हैं, अपनी सोच इस नॉवेल के बारे में बताई है। माई थॉट्स, आई फर्स्ट रेड दिस नॉवेल ईयर्स अगो। मैंने ये नॉवेल पहली बार बहुत साल पहले पढ़ा था। When I did not understand it at all, तब मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया था। And was left unimpressed, और मैं बिल्कुल ही अप्रभावित था, मतलब मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। In spite of this, a vivid image remained with me. राइटर यहाँ कहते हैं कि उन्हें स्टोरी उतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उस कहानी की तस्वीर उनके दिमाग में हमेशा रही। एक विविड इमेज यानी कि एक बहुत ही क्लियर पिक्चर। कैसी पिक्चर थी? एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विथ लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। एक बूढ़ा मछुआरा है जो अपनी आखिरी सांस तक अपनी पूरी ताकत लगा के फिशिंग लाइन को पकड़े हुए हैं। रिसेंटली आई रेड दिस बुक अगेन एंड वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड। हाल ही में या कुछ समय पहले मैंने इस बुक को फिर से पढ़ा और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया, मूव हो गया, मतलब दिल के गहराई से उस कहानी को समझ पाया। द फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ ओल्ड मैन्स कैरेक्टर। फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ मतलब ऐसी ताकत जो डरा दे आपको, बहुत ज़बरदस्त ताकत। तो इस इंसान की ताकत फिज़िकल नहीं, उसके कैरेक्टर की ताकत, चरित्र की ताकत राइटर को पसंद आई। The quiet devotion of empathetic Manolin and the relationship between the two are heartwarming. यहाँ मनोलिन यंग जो अप्रेंटिस था और बूढ़े फिशरमैन के बीच के रिश्ते की बात कर रहे हैं कि वो शांति से अपनी वफादारी निभा रहा था अपने मालिक के प्रति, वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। हेमिंगवेज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी एंड द क्रीचर्स ऑफ वाटर आर ब्यूटिफुल। हेमिंगवे ने जिस तरह से समुद्र को डिस्क्राइब किया है या समुद्र के बारे में लिखा है और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के को डिस्क्राइब किया है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली। मार्लिन जो फ़िश है वह भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही बेचैनी से लड़ाई कर रही है। एंड इट्स हार्ड टू नो वेदर आवर सिंपैथीज शुड लाई विद द ओल्ड मैन और विद द मार्लिन। यहाँ दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, बूढ़े फिशरमैन और मार्लिन दोनों अपनी जगह पे सही हैं और दोनों संघर्ष कर रहे हैं। तो राइटर बोल रहे हैं कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किसका साथ दें, फ़िश का साथ दें, उसको सपोर्ट करें या ओल्ड मैन को सपोर्ट करें। राइटर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी हमदर्दी किसके साथ होनी चाहिए। बट एज द नॉवल प्रोग्रेसेस द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर inseparably linked because both stand for the same ideal, that is noble struggle against destruction. तो जैसे इस कहानी आगे बढ़ती है तो ओल्ड मैन और मार्लिन दोनों एक ही तरह का लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं, दोनों का जो एम है, आइडियल है, वो सेम है, दोनों की स्ट्रगल नोबल है, दोनों का संघर्ष नोबल है या महान है और दोनों डिस्ट्रक्शन या विनाश के खिलाफ लड़ रहे हैं। चलिए, अब बुक की रिव्यू तो हमने पढ़ ली, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करके इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर देते। लेकिन सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं। 2022 के लिए कुछ क्वेश्चंस ओमिट किए गए हैं, तो हम वही करेंगे जो आपके सिलेबस में है। पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन ए, यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस। वफ़ादार नौजवान जो बूढ़े फिशरमैन के पास काम कर रहा था या उसे ट्रेनिंग ले रहा था, वो था मैनोलिन। क्वेश्चन बी, द प्लेस वे हेमिंगवे हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग। हेमिंगवे को फिशिंग का एक्सपीरियंस था क्यूबन वाटर्स में, तो आंसर है क्यूबन वाटर्स। क्वेश्चन सी, दैट विच हेमिंगवे वॉज इंजर्ड बाय ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हेमिंगवे इंजर हुए थे या ज़ख्मी हुए थे श्रैपनल से, तो आंसर है श्रैपनल। क्वेश्चन डी, लैंग्वेज ऑफ द नॉवल।
नॉवेल की लैंग्वेज है सिंपल एंड पिथी। क्वेश्चन ई, इन हिज फर्स्ट रीडिंग द रिव्यू राइटर वॉज लेफ्ट। राइटर ने पहली बार जब नॉवेल पढ़ा था तब वह अनइम्प्रेस्ड था, तो आंसर है अनइम्प्रेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द रिव्यू। यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं वो करेक्ट नहीं है। बुक रिव्यू में से जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है, वो हमें लिखनी है। फर्स्ट सेंटेंस है, मैनुलिन्स पेरेंट्स इंसिस्टेड ऑन हिज वर्किंग विद द सेम ओल्ड फिशरमैन। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि मैनुलिन के पेरेंट्स उससे फोर्स करते हैं कि वो दूसरे फिशरमैन के पास जाके काम करे। तो आंसर है, मैनुलिन्स पेरेंट्स फोर्स्ड हिम टू स्टार्ट वर्किंग विद अनदर फिशरमैन। सेंटेंस बी, दिस नॉवल इज़ प्योर फिक्शन, यानी ये नॉवल पूरा काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, रियल नहीं है। लेकिन ये रॉन्ग है, द नॉवल इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। स्टेटमेंट सी, हेमिंगवे स्टाइल ऑफ राइटिंग डज नॉट अनफोल्ड द हिडन मीनिंग। सेंटेंस का मतलब है कि हेमिंगवे का जो लिखने का अंदाज है उससे उस बुक की रियल मीनिंग समझ में नहीं आती है, उसकी हिडन मीनिंग नहीं समझ में आती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब भी कोई रीडर उसे बार बार रीड करता है तो हर बार उसे एक नई मीनिंग समझ में आती है द रीडर कैन रीड हिज वर्क अगेन एंड अगेन एंड फाइंड न्यू लेयर्स ऑफ द मीनिंग एवरी टाइम। स्टेटमेंट डी, द रिलेशनशिप बिटवीन ओल्ड मैन एंड मैनुलिन इज कोर्स। ओल्ड मैन और मैनुलिन के बीच का रिश्ता जो है वो कोर्स है, यानी खुरदरा है। उनके बीच का रिश्ता स्मूथ नहीं है। स्टेटमेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन ओल्ड मैन एंड मैनुलिन वाज हार्ट वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो है क्वेश्चन 7। रीड द टेक्स्ट अगेन, यू विल फाइंड द टेक्स्ट कंटेन्स मैनी फ्रेजेस। मैच द फ्रेज इन ए एंड देयर मीनिंग इन बी। After matching their meanings, make a sentence of your own. कॉलम ए में फ्रेजेस दिए गए हैं, बी में उनकी मीनिंग दी गई है। उनको मैच करके और फिर सेंटेंस बनाने हैं अपने वर्ड्स में। फर्स्ट फ्रेज है रन ऑफ टेरिबल बैड लक और उसकी मीनिंग है डी, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन बैड थिंग्स हैपन। चलिए अब इसकी सेंटेंस लिख लेते हैं। ड्यूरिंग पैंडमिक मैनी पीपल हैड रन ऑफ terrible bad luck when they lost their jobs due to COVID. Second phrase, draws heavily on. इसकी मीनिंग है makes use of। और सेंटेंस है his novels draw heavily on his stay in India. Third phrase, struck a chord और उसकी मीनिंग है hit on a topic। और सेंटेंस है empathetic speech of the leader immediately struck a chord with the audience. Fourth phrase, इन स्पाइट ऑफ और उसकी मीनिंग है बी, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर फैक्टर। इन स्पाइट ऑफ की मीनिंग है इसके बावजूद, जैसे इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक ही अटेंडेड द मीटिंग। फिफ्थ फ्रेज, होल्डिंग ऑन, उसकी मीनिंग है सी, एंड्योर इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। उसकी सेंटेंस है होल्डिंग ऑन टू हिज राइफल द सोल्जर फॉट एनिमी ब्रेवली till his last breath. Question 8. Rewrite as directed without change of meaning in your notebook. बगैर मीनिंग चेंज किए सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है। ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हेमिंगवेज नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। कन्वर्ट द अंडरलाइन एडजेक्टिव टू एडजेक्टिवियल क्लॉज। तो इसका आंसर है हेमिंगवेज नॉवल इज बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट आर रियल। Second sentence, he hooks a marlin, but marlin is too strong for him. Rewrite beginning with although. और आंसर है although he hooks a marlin, it is too strong for him. Third sentence, the reader can read his work again and again and find new layers of meaning. Begin the sentence with on reading. On reading his work again and again, the reader can find new layers of meaning. Fourth sentence, as the novel progresses, the old man and the marlin are inseparably linked. Rewrite using progress as a noun. यहाँ सेंटेंस में हमें प्रोग्रेसेस की जगह नाउन प्रोग्रेस यूज़ करना है।
तो हमारी सेंटेंस होगी एज द नॉवल मेक्स प्रोग्रेस द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर inseparably linked. Fifth sentence, being strong, the marlin is pulling the boat. Rewrite inserting and as a coordinator. And को coordinating conjunction करके use करना है. The marlin is strong and it starts pulling the boat is the sentence. Next sentence है when I first read this novel I was unimpressed. Rewrite using but as a coordinator. तो इसका आंसर है I read the novel first but I was unimpressed. चलिए अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. राइट द रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ. अनेबल, एबल. हेवीली, हेवी. Determination, determine. Endurance, endure. Unimpressed, impress. Relationship, relation. Inseparably, separable. Empathetic, empathy. Beautiful, beauty. Simplicity, simple. कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.